बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। पिछली सदी में 2 वर्ल्ड वार्स हुई, 2 अजीम जंगें जिन्हें कहते हैं कि पिछली सदी में 1914 से 18 तक एक जंग हुई और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी। लीग ऑफ नेशंस दूसरी जंग अजीम को नहीं रोक सकी। दूसरी वर्ल्ड वार शुरू हुई 1939 टू 45, तो उसके ख़त्म होने के बाद फिर यूनाइटेड नेशन बन गई। अक़वाम आलम ने सोचा कि हम एक ऐसी आर्गनाइजेशन बनाएं जो इन जंगों को रोक सके, क्योंकि उसमें तबाही बहुत ज़्यादा हुई थी। अब यूनाइटेड नेशंस फॉर द लास्ट 80 ईयर्स इस मकसद में कामयाब हुई है कि अभी तक कोई कम अज़ कम तीसरी आलमी जंग नहीं हुई। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के और उसके फ्रेमवर्क के हवाले से बात करें तो वो खोखला हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका स्पेशली और बाकी कंट्रीज़ भी जहाँ पे जिसका ज़ोर चलता है वो उसको वायलेट करता रहता है, और नतीजा ये है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी उसको पूछने वाला नहीं है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसको पूछने वाला नहीं है। हाँ, गरीब ममालिक, कमज़ोर ममालिक, उनके लिए यूनाइटेड नेशन अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन कोई भी आर्गनाइजेशन हो, मजबूत तो उस वक्त होती है जब उसके चलाने वाले जो बड़े होते हैं, 5 बड़े इस केस में हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में P5 परमानेंट 5 जिनके पास वीटो पावर है, वो जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। अब अगर ये कमज़ोर होना शुरू हुआ है, अगर इसको खोखला किया जा रहा है, इसके फ्रेमवर्क पे अमल नहीं हो रहा, सिक्योरिटी काउंसिल एक लाचार या बेचारगी का शिकार है, यानी उसका कोई मानने वाला कोई नहीं है, स्पेशली वही P5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में क्या हम इस चीज़ का खुदा न खास्ता इंतज़ार करें कि तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है ऐसे है कि वो जो असल ज़हानत थी या ओरिजिनल इंटेलिजेंस थी उसको मात दे रही है। इसका नतीजा क्या निकल सकता है? इसका नतीजा ह्यूमैनिटी ऑन अर्थ ख़त्म भी हो सकती है, यानी इंसान और इंसानियत ख़त्म हो सकती है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे अमल होना चाहिए था। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे अमल से मुझे याद आया कि यहाँ पे फॉर द लास्ट 78 ईयर्स एक और तनाज़ा भी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वो है कश्मीर का मसला। कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, और कश्मीर के मसला इस तनाज़े की वजह से या इस मसले की वजह से आप लोगों को मालूम है कि 4-5 जंगें हो चुकी हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बहुत ख़तरनाक बात है। और अभी जो लास्ट हमारी एक लिमिटेड वार हुई है, उसके बाद सिचुएशन और टेंस हो गई है। टेंस इसलिए हो गई है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहदा हेल्ड एन अबियंस किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, और वहाँ से अजीबो गरीब उनके मिनिस्टर्स की बयानबाजी भी होती रहती है कि एक कतरा मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए पानी का, तो पाकिस्तान को हमने बंजर और वीरान करना है। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ये एक एक्ट ऑफ वार होगा, पानी पे जंग हो सकती है। तो ये जंग खुदा न खास्ता अगर यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर होगा और अगर इंडस वाटर ट्रीटी उसको वायलेट किया जाएगा, तो फिर क्या एक और इंडिया और पाकिस्तान की खुदा न खास्ता जंग हो सकती है? नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज इसी पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है। हमारे साथ जूम पे अवेलेबल होंगे इमरान अली साहब जो साबिक सफ़ीर हैं। उनसे हम पूछेंगे डिप्लोमेसी कहाँ तक अमल करती है और डिप्लोमेसी किधर पहुँची है पाकिस्तान के हवाले से या दुनिया के हवाले से। और उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में माजिद बशीर साहब जो माहिर आइन व कानून हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सिक्योरिटी काउंसिल, ये किधर खड़े हैं और हमारा कश्मीर का मसला किधर है। और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं बाबर गोरसी साहब जो एंकर है, तजिया कार है और कश्मीर से ताल्लुक़ है।
हमने कल भी दावत दी थी क्योंकि कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी बेचैनी भी है, तो हमने पूछना था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। इंडियन हेड कश्मीर में तो ऑलरेडी स्टेटस इंडिया ने चेंज कर दिया था, आप लोगों को मालूम है। 335A को ख़त्म करने के बाद अब वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो चुका है। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले माजिद साहब आपके पास आएंगे। सर ये फरमाइएगा कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, क्या हैसियत है? देखिए, ये जो दो इंस्टीट्यूट हैं ये तो अपना काम यूनाइटेड नेशन के अंदर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पे वॉर क्राइम्स के इश्यूज जाते हैं। जी हाँ, लेकिन उसको अमेरिका मानता ही नहीं है। वो अमेरिका नहीं मानता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अभी नेतन्याहू को इन्होंने वो किया हुआ है, सजा दी हुई है, तो उसको ममदानी साहब कहते हैं न्यूयॉर्क के मेयर के मैं तो गिरफ्तार कर लूंगा, फिर वो कहते हैं नहीं शायद मैं नहीं कर सकता, तो ये यूएस को करना चाहिए। हाँ, उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया। पहले वो कहते थे कि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन और जो हमारी दूसरी कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो दो स्टेट जो कि मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की, उनके कोई बॉर्डर के डिस्प्यूट, कोई कन्वेंशन के ऊपर डिस्प्यूट, कोई बाउंड्रीज के, कोई और इशू जो भी है बायलैटरल, तो वहाँ रेफर होते हैं अगर दोनों मान जाएं तो। सही। तो बात आपकी ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस दोनों अभी तक अब कायम है, लेकिन इनको जो काम करना चाहिए था वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में यूएन के चार्टर के तहत ये बने हुए हैं जी, बिल्कुल उनके नीचे बने और ये अपने अपने काम हो रहे हैं और रूटीन में डेली वहाँ केसेस सुने जाते हैं। तो वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को कमज़ोर किया जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन की कमज़ोरी का मतलब ये है कि लीग ऑफ नेशन जैसे दूसरी जंग अजीम नहीं रुकवा सकी, ये तो खुदा ना खास्ता कहीं जंग अजीम 3 की तरफ ना चले जाए। लेकिन इस कोर्ट का काम कोई जंग रोकना नहीं है, ठीक है, लेकिन P5 तो है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। हाँ। और सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है अमेरिका भी उसका एक मेंबर है, और आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि स्टेटमेंट आदि कहीं वीटो हो जाता है। हाँ। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है सही प्रोसीडिंग का कि अगर कोई वीटो कर दे तो फिर वो कराधार वहाँ मंजूर नहीं होती। P5 में से अब ये जो इशू है ये आपके प्रोग्रामों में कई दफा डिस्कस हुआ है कि इस पे ये 5 मुल्क जो है टॉप के दुनिया के, ठीक, दुनिया इनके हाथ में खेल रही है। सही, सच्ची जो बात है। अगर इनमें से कोई 5 के 5 मान जाए तो बहुत से फैसले भी हो जाते हैं, ईस्ट टाइमूर बन जाता है या और बड़ी चीजें हो जाती हैं दुनिया में। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं मानता, जिसका कोई मुफाद होता है या जिसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी और मुल्क के साथ, तो वो चीज़ें वहाँ होती नज़र नहीं आती। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर रीवैम्प करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत पेश आएगी आने वाले वक्तों में, वरना ये जो 185 मुल्क हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, इनको फिर अपनी बात मनवाने के लिए कोई और फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। दुनिया के ये सारे जो अक़वाम आलम बैठी हुई है जिन्होंने एक चार्टर पे एग्री किया हुआ है, ये चार्टर अगर उस पर अमल नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? केओस होगा। केओस होगा तो कोई और खुदा ना खास्ता जंग छिड़ सकती है। देखिए जंग चली हुई है, जंग चली है, लगी हुई है, और मुल्क के और दुनिया के कई जगह पे छोटे छोटे ऑपरेशंस और सर्जिकल अटैक्स चल रहे हैं। कश्मीर का इशू है, गजा का इशू है, ईरान का और इजराइल का इशू चल रहा है, और भी दुनिया में बहुत से इशू चल रहे हैं, अफ्रीका में बहुत से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अगर सिस्टम इसी तरह चला तो सिक्योरिटी काउंसिल भी मुझे बहुत ही वीक नजर आती है। उन मसाइल पे वो डिलीवर कर देती है जिस पे ये 5 मुत्तफिक हैं, लेकिन जिस पे इनमें से किसी एक मुल्क का भी फायदा होता है तो ये वहां डिलीवर नहीं करती। अब अमेरिका बैठा हुआ है ईरान और इसराइल की वॉर के अंदर, वो हमेशा वीटो करेगा। बिल्कुल ठीक, आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें चाइना का व्यू डिफरेंट है, रशिया का व्यू डिफरेंट है, लेकिन वो बात उनकी नहीं मानी जा रही, बिकॉज इन सब ने एक दूसरे के साथ जिसको हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई वीटो करेगा तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मतलब है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन जो हैं वो जाहिर है अब उन पे अमल नहीं होगा। अगर अमल नहीं होगा तो जाहिर है एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हमारे जैसे मुल्क मारे जाते हैं, गरीब अक़वाम मारी जाती हैं, और वो जो अक़वाम मुत्तहिदा जिसने 80 साल से कामयाबी से को डिफेंड किया है कि कोई जंग ना हो, कोई बड़ी जंग ना हो, अभी तक तो हम कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में लगता ये है कि इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल निकल भी सकती। जी जी बिल्कुल। अब आप देखें, एक इशू आपके सामने कश्मीर का है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के नीचे आपको पता है यहाँ पे रेफरेंडम होना था, और इसको तकरीबन 70 साल हो गए। जी हाँ, वो यहाँ वीटो होता रहा। यही मैं बाबर गोरसी साहब से पूछने वाला था। सर ये बताइएगा, कश्मीर का मुकदमा, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस, अभी राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का है उसका बयान कश्मीर के बारे में,
क्या हैसियत रखते हैं आप इस वक्त? देखें, जो कश्मीर का रेजोल्यूशन है उसमें तो 1947 के मुताबिक जो आपने देखेंगे कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिया है इसी यूनाइटेड नेशन ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने कि वो अपना प्लेबिसाइड करके इस्तेसवाब राय करके वो जिसके साथ रहना चाहें वो रह सकते हैं। वो पाकिस्तान के साथ रहें, वो कश्मीर के साथ रहें, वो तो आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन, लेकिन जो रियल सिचुएशन है वो तो बहुत मुख्तलिफ है। मैं उसी की जानेबार अब देखें कि जो यूनाइटेड नेशन है वो आज तक फैसला ही नहीं कर पाई प्लेबिसाइड का। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं। यूनाइटेड नेशन इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, इसलिए कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो जिस साइड पे घुमाते हैं उसी साइड पे चला जाता है। जो आपने P5 की बात की है, ये वीटो का जो हक दिया था, ये अच्छी बात है, ये देना चाहिए था क्योंकि इससे पावर जो है बैलेंस रहती है, स्टेबिलिटी होती है। लेकिन बात ये है कि ये जो 5 ममालिक हैं, ये कुछ ममालिक के अलावा बाकी तो वो चलते हैं स्टेबिलिटी रहे खिते में भी, दुनिया में भी और पुरअमन तरीके से। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो इसको स्टेबल रहने नहीं दे रहे। आपने बात की है कश्मीर की। हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो मकबूजा कश्मीर जो है, आप देख लें कि पिछले 80-85 सालों से वो इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे। वो अपनी मर्ज़ी से घूम नहीं सकते, वो अपनी मर्ज़ी से कोई लाइफ का कोई इबादत नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से रसूमात अदा नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से अपने मजहबी रसूमात के अलावा कल्चरल जो हैं वो भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको आप पाकिस्तान की कश्मीर की बात करें तो आप खुद और वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं। अपनी मर्ज़ी से आप घूमते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ मर्ज़ी जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कारोबार करते हैं, अपनी मर्ज़ी से मजहबी रसूमात अदा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है मजहबी। हाँ, आप अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर पूरी दुनिया में भी जाते हैं। तो बाकी रही यूनाइटेड नेशन की, तो आपने माजिद साहब ने बड़ी ठीक बात की कि जब कोई मसला हल करना हो, इस तैमूर का और जनूबी सूडान का इन्होंने हल कर लिया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पे मुसलमान आबादी नहीं थी, वहाँ पे क्रिश्चियन आबादी थी। तो इन्होंने इसलिए क्रिश्चियन आबादी को, ईसाई बरादरी को करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो खुद भी जितने भी लोग हैं उनकी जो आप देखें मज़हब है वो मुसलमान नहीं है, तो इसलिए मुसलमानों का एहसास नहीं है। आपके सामने है फ़लस्तीन, आपके सामने है, आपके सामने दूसरे ममालिक हैं, कश्मीर आपके सामने है। तो इसलिए ये मसला कश्मीर को हल करना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर ये मसला हल हो जाता है तो जनूबी एशिया का अमन ही बहाल हो जाता है। क्योंकि हमारा जो भारत के साथ एक ही दरीना मुतालबा है कि आप जो है कश्मीर से निकल जाएं, कश्मीरियों को उनकी उमंगों के मुताबिक फैसला करने दें। अब अगर वो हो जाते हैं तो 1.5 अरब की आबादी वो है, 25 करोड़ की हम है, तकरीबन जो आप देख लें 2 अरब आबादी जो है आपस में जब तिजारत करेंगे, अमन से रह सकेंगे। तो इसलिए दुनिया के जो बहुत से प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये मसला हल हो। तो अब लेकिन अल्टीमेटली आप देखें कि मसले तो हल होने ही होने हैं, वो जंग की सूरत में हो, वो किसी और की सूरत में हो, होने ही होने होते हैं। लेकिन ये जो इंडिया ने 370-35A के तहत जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था अपने आइन में, वो ख़त्म कर दिया है, तो अभी आपको कोई उम्मीद लगती है कि कोई मसला हल भी हो सकता है? देखिए, आप ज़बरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आप अपना आइन मुअत्तल करके, आपको उसका स्टेटस चेंज करके, उसको सूबा बना के, वहाँ पे खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन आज भी जो कश्मीरी हैं वो आपके खिलाफ रेजिस्टेंस है उनकी, आज भी वो लड़ रहे हैं। इंटरनेशनली भी वो आपके साथ लड़ते हैं, मीडिया पे भी लड़ते हैं, सोशली भी लड़ते हैं, फिजिकली भी लड़ते हैं। लेकिन इतना आप देखें कि स्टेटस को भी आपने उनको ख़त्म करके, जो उनका कश्मीरियों का स्टेटस था, वहाँ पे आपने दूसरे जो नॉन कश्मीरी हैं उनको आबाद करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स, इन्वेस्टमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम बनाने के बावजूद क्या उनका जो मुतालबा था वो पीछे नहीं आया। तो इसलिए ये जो मर्ज़ी कर लें, ये जो तहरीकें होती हैं इनका डेवलपमेंट के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ और टूरिज़म के साथ और क्या कहते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अगर दे भी दी जाएं, फैसिलिटीज़ भी दे दी जाएं, तो उनके साथ ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि नज़रिए के साथ ताल्लुक़। आप उनका नज़रिया नहीं चेंज कर सकते, आप उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। तो इसलिए जो कश्मीरी हैं वो यकीनन जो है इससे जो देखें, जब मुश्किलात आती हैं तो उसके बाद रास्ते आसानी से बनते हैं। तो इसलिए उनकी रेजिस्टेंस जो है और चीज़ें बेहतर हों। माजिद साहब आपके पास आएंगे, ये बताएगा कि कश्मीर से रिलेटेड जो है ना, हमारा एक सबसे बड़ा, हम उसको कश्मीर जन्नत नज़ीर उसको हम कहते हैं कि जी ये हमारा यानी जो एनर्जी के ज़राए हैं, स्पेशली पानी के जो यानी वो है, वो कश्मीर से ही आता है। तो कश्मीर के साथ रिलेटेड
जो चीज़ थी वो दरिया थे, और दरिया के साथ पानी था, पानी से के साथ हमारा एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर के साथ आपको मालूम है कि इंडिया के साथ एक मुआहदा हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंध तास मुआहदा कहते हैं, वो बहरहाल हो गया। अब वो सिंध तास मुआहदा जो है ना, वो अंडर सस्पेंशन है बाय इंडिया। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। चले, मुझे कहा जा रहा है कि इमरान अली साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, खैरियत। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे स्टूडियो में आप आएंगे, चले कोई नहीं, जूम पे आ गए। सर, हम आज डिस्कस ये कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है, ये असल में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। आपको मालूम है लीग ऑफ नेशंस बनी, वो दूसरी वर्ल्ड वार को नहीं रोक सकी, और वो जब वर्ल्ड वार हो गई तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम UNO है वो आया, और उसके बाद उसकी भी इस वक्त जो अक़वाम आलम के रिश्ते नाते हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, क्योंकि वहाँ के जो पावरफुल है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को उस तरह मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि उसको कमज़ोर कर रहे हैं। उसकी टोटल जो कमज़ोरी है उसका नतीजा आज ये निकल रहा है कि यानी उसके जो फ्रेमवर्क है या सिक्योरिटी काउंसिल है जिसने पीस और अमन और आश्ती का पैगाम देना था, वो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहाँ खड़े हैं इस वक्त? कहीं भी नहीं खड़े। वो अगर आप ट्रम्प साहब की इस टर्म को ले लें, क्या साल हुआ है, अगर आप उसको इंक्लूड करें तो उसमें तो अक़वाम मुत्तहिदा, UN और जितनी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कल फ्रांस जब बोल रहा था तो अमेरिका ने वॉकआउट किया, तो वो तो उन्होंने मजीद खराब किया है। लेकिन उससे पहले भी UN का कोई रिकॉर्ड नहीं। UN चार्टर इज मीनिंगलेस, सिक्योरिटी काउंसिल इज मीनिंगलेस जब तक 5 का इत्तेहाद ना हो। ईस्ट तिमोर की एग्जांपल है, बस उसके अलावा कुछ छोटे मोटे इसके फायदे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलरेडी फेल्ड। लेकिन अगर ये फेल हो रही है, आप कह रहे हैं फेल है, तो इसका दूसरा मतलब ये है कि फॉर द लास्ट 80 इयर्स ये कम से कम तीसरी आलमी जंग नहीं हुई। फॉर द लास्ट 80 इयर्स कामयाबी के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम एक और अजीम या बड़ी या बिग वार नहीं हुई, वर्ल्ड वार 3 कम से कम नहीं हुई। तो आपको लग रहा है कि खुदा ना खास्ता इसकी कमज़ोरी के बाद कोई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जो मैं कहता हूं कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस को मात दे रही है? तो क्या आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन के कमज़ोर होने के बाद या कमज़ोरी के बाद कहीं कोई खुदा ना खास्ता ये जो अक़वाम आलम है तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? तीसरी आलमी जंग इसलिए नहीं हुई कि ओपनहाइमर की वजह से और रूसी एटॉमिक बॉम्ब की वजह से एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई जिसमें बैलेंस ऑफ पावर था, बैलेंस ऑफ टेरर था। अक़वाम मुत्तहिदा का उस अमन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो दुनिया की कन्फिगरेशन ऐसी हुई कि जंग हो नहीं सकती थी। अब भी अगर हम मिडल ईस्ट में इस वक्त एक जंग इसलिए हो रही है कि डिस्प्रपोर्शनेट है सब कुछ। अक़वाम मुत्तहिदा ने ना वो करवाई है, ना वो रोक सकती है, ना आगे जंगें अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से रुकनी है। ये तो रुकनी है कि जो बड़ी पावर्स होंगी, और इस वक्त अमेरिका के साथ चाइना दुनिया की एक सुपर पावर है, और उसके बाद रूस है, रूस एम्ब्रॉयड है यूक्रेन में। तो ये डिपेंड करता है उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं। आलमी जंग सुपर पावर्स के दरमियान होती है, तो वो उसके चांसेस अभी कम है। लेकिन दुनिया में और इतने ज्यादा क्राइसिस हैं कि वो बड़ी पावर्स को और फेयरनेस के प्रिंसिपल पे हल करने थे। लेकिन एज वी स्पीक, जब हम इस वक्त बोल रहे हैं, लास्ट वीक मस्जिद अक्सा की इन्वेजन हो गई थी। वेस्ट बैंक पे सेटलर्स खुलेआम क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस को भी निकाल रहे हैं वहां से। तो ये जो नया एक दौर आया है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या पूरी यूरोपियन यूनियन भी नहीं बोल रही इसके ऊपर। तो ये एक वर्ल्ड का एक ऐसा दौर है जिसमें हैवानियत और एनिमल बिहेवियर ऑफ स्टेट्स वो चल रहा है ऑलरेडी। तो हमें डरना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि कहीं अक़वाम मुत्तहिदा जंग नहीं रोक सकती।
चले डॉक्टर साहब, आपने एक तो खुशखबरी दे दी और एक जो है ना वो इतनी अच्छी खबर नहीं है। एक खबर तो आपने ये दी कि कम से कम तीसरी आलमी जंग नहीं होने जा रही, दैट इज़ ए गुड न्यूज़। लेकिन दूसरी साइड पे जो आपने फरमाया कि जंग जो है वो यूनाइटेड नेशन नहीं रुकवाता, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हम यही समझे थे फॉर द लास्ट 80 ईयर्स अगर कोई बड़ी जंग नहीं हुई तो इसका बेसिकली सबब यूनाइटेड नेशन था। आपके पास आते हैं सर वाजे साहब, वही क्वेश्चन मैं कंटिन्यू करूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी अंडर सस्पेंशन, ये बताएं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं बड़े कामयाब सफ़ीर और सारी इन्होंने ज़िंदगी सफारतकारी की है और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ये सच जीनियस मैन। तो बात ये है कि ये अब फिर पाकिस्तान किधर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि ये एक्ट ऑफ वार होगा अगर पानी रोका गया। अब इंडिया की तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि वो पानी रोकने जा रहा है, वो अभी से टनल्स और जो भी करना है उसने करने जा रहा है। तो फिर क्या ये कोई खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन तो उसको रोकने वाली नहीं होगी, फिर जंग होने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? देखिए पाकिस्तान का कुछ क्लैश तो इंडिया के साथ पीछे हुआ है माजी में, आपने देखा ही है, वो कहीं भी टर्न हो सकता है। ठीक, इंडिया तो आप पे ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आप टेररिज्म करते हैं कश्मीर में या इंडिया के अंदर कोई, राइट, लेकिन वो कोई रीजन तो बन सकती है वॉर की। लेकिन जो आपने बातें पूछी उस पर पाकिस्तान का हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अरेंजमेंट क्या हैं। देखिए पाकिस्तान की फेवर में ट्राइब्यूनल ने फैसला दिया जो कि इसी IWT के अंदर लिखा हुआ था कि ट्राइब्यूनल ने वो फैसला दे दिया। पाकिस्तान ने सफारती तौर पर इसको दुनिया में उछाला भी, बताया भी, उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स भी डिस्कस किए। अब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसको लेके जा रहा है। right. अब वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि उन 5 मुल्कों को पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये इंडिया पे प्रेशर डाला जाए। ये सफारती ताल्लुकात हैं और एम्बेसडर इमरान इस पर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि वो प्रेशर डाला जाता है सफारती तौर पे, अपने जो दोस्त ममालिक होते हैं उनको बताया जाता है कि ये हो रहा है। अब देखें ये एक सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना, ये जो IWT है ये एक सॉफ्ट एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है 2 मुल्कों के दरमियान कि नेचुरल रिसोर्सेज चल रहे हैं, उसके ऊपर मुल्क आपस में बैठ के एक सॉफ्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये कोई बहुत हार्ड एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, जो ये ट्रीटी है, हाँ। ये पूरी दुनिया में देखें कहाँ पूरी दुनिया में रिवर गुजर रहे हैं एक दूसरे मुल्कों के साथ, तो ये वो रहे। लेकिन इंडिया ने ये हरकत करके दुनिया के जो रवायत थी उसके अंदर एक ऐसा दाग डाला है, हाँ। जिसको इंडिया को इसकी पजीराई नहीं मिली। देख साहब, इंडिया को इस पे मजामत हुई है और इंडिया को ये हर फोरम पर ये बताना पड़ता है जी ये क्या वजूहात हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो पीछे तो नहीं हट रहा, पीछे इसलिए नहीं हट रहा कि इंडिया के ऊपर अब जो वो आपको पता है एक पॉलिटिकल सिस्टम भी वहाँ रिवर्ट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। आप देखें इंडिया की सिचुएशन, ये आपके प्रोग्राम में ही बातें हो रही थी कि इंडिया के जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो उसका तेवर है, जिस तरह वो दुनिया को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको इंटरनली बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सही। तो ये वही बात है कि उसको अब अंदरूनी तौर पर भी बड़ी मुखालफत हो रही है। चले, ये हो नहीं सकता दुनिया में, आप किसी का पानी रोक लें। ठीक है, चले, ये नहीं हो सकता। तो इमरान अली साहब आपके पास सर दोबारा आएंगे, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल वाटरवेज जो हैं वो तो किसी इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है ना उसमें तिजारत भी होती है। आपको मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का मसला बना हुआ है और ये उसके बाद अब बाबुल मंदब जो है बहीरा अहमर में, उसका भी एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। ये फरमाइएगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है, या ये है कि आप मुस्तकिल फीस ही देनी पड़ेगी, सारे जहां जिसका बस चलेगा वो अपनी फीसें लेता रहेगा? ये भी हो सकता है कि फीसें लेता रहे, लेकिन एक ओमान ने प्लान दिया है GCC कंट्रीज के साथ मिलकर बात करके ईरान ने भी तो उससे इनकार कर दिया। अब उसमें फिर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। वो वॉलंटरी फीस का प्रिंसिपल है कि लोग वॉलंटरी फीस दें। एक रास्ता ओमान के कब्जे में, कब्जा कह लूँ, एक रास्ता ओमान की जुरिस्डिक्शन में, एक रास्ता ईरान की जुरिस्डिक्शन में। ईरान कहते हैं हमने जंग इसलिए नहीं लड़ी कि 50% अपना हरमुज़ हमारे पास हो, तो ईरान ने उस पर इनकार कर दिए। लेकिन सुना है कि वो डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और कोई हल निकाल रहे हैं उसका। अमेरिका साइड पे खड़ा है, लेकिन बेसिकली ओमान और ईरान उसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस बड़े नुक्ते की तरफ इशारा किया वो ये है कि एक तहजीब होती थी, एक अदब होता था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ट्रीटीज का। अब इंडिया को हुआ ये कि
आपने ऑपरेशन सिंदूर में, जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें आप उस तरह हारे नहीं जिस तरह वो प्लान कर रहा था, बल्कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो अब और पहलगाम का बहाना उन्होंने बनाना था, उससे पहले उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब जो ट्राइब्यूनल्स हैं पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान लॉ में और मॉरलिटी में बिल्कुल कंप्लीटली 100% आगे है इस मामले में, लेकिन देखना ये है, जिससे फरमा रहे हैं हमारे गेस्ट फरमा रहे थे माजिद साहब के, जब ये जाता है, अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में गया तो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका किसको वोट देगा और रूस किसको वोट देगा? अगर उन्होंने इसको वीटो कर दिया या इसको ना होने दिया, और तो फिर तो फोर्स का यूज ही रह गया ना, और फोर्स का यूज रह गया तो पाकिस्तान के पास फोर्स है, इंडिया के पास भी फोर्स है। अगर पाकिस्तान उनके डैम्स जो इस तरह बनाएगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा जिस तरह की हमारी डिस्कशन होती हैं, तो इंडिया आपके डैम से मारेगा। तो देयरफॉर ये मामला अब बुराई की तरफ जा रहा है, और ये हल बायलैटरली हो सकता है। दुनिया में ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के मसले हल करे। पाकिस्तान को खुद अकल करनी चाहिए कुछ मामलों में जिनमें पाकिस्तान बदअकली की इंतहा का सबूत दे रहा है इस वक्त। नंबर 1 कि हमारे जो दोनों डैम्स है, गाजी, भरोसा और दासू, वो बिहाइंड शेड्यूल है। आपको फ्लड्स होते हैं, कुछ होता है, आपको नेशनल अपनी पार्क उनको बनाने में लगानी चाहिए थी, वाटर रिजर्वायर बनाने चाहिए, सो दैट कि आप अपना पानी यहाँ पे वो कर सके। लेकिन बात ये है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को तो वायलेट नहीं कर सकता। और असल बात तो आपने बता दी कि बुनियादी तौर पे ये फिर अगर यूएन में मामला जाता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, तो फिर डिपेंड करता है ऑन द P5 के वो कैसे आते हैं। चाइना का तो हमें कंफर्म है कि दे आर वेदास, बाकी 4 का तो हमें वी आर नॉट 100% श्योर कि किस तरफ जाएंगे। आपके पास आते हैं सर, ये पानी का मसला बाबर भाई डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पे कश्मीर, जन्नत नज़ीर, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। जी हाँ, पहला मरहला हो गया। जी और उसके साथ साथ वहाँ पे कोई बेचैनी भी पाई जाती है। हम जाहिर है डिस्कस करते रहते हैं। इंडियन हेल्ड कश्मीर को उन्होंने जो स्टेटस चेंज किया है, अपने जो यूनियन टेरिटरी बनाया है, ज़्यादती की है, लेकिन उससे बड़ी ज़्यादती तो जाहिर है प्लेबिसिट नहीं होने दिया, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ द सिचुएशन इन पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? वो जो बेचैनी है उसकी क्या सिचुएशन है? और इलेक्शंस पे आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी के भी कोई रिजर्वेशंस आ गई हैं, एक दूसरे पे इल्जामात आ रहे हैं, क्या सिचुएशन? मैं बिल्कुल इसकी तरफ आऊँगा। मैं छोटा सा इसमें जो माजिद साहब ने और एक्सीलेंसी ने बात की है IWT, जी उस पर एक थोड़ा सा अपना राय देना चाहता। जो आपने बात की है, उन्होंने बात बिल्कुल इमरान साहब ने एक की है कि जी अगर हम हम अटैक करेंगे तो वो भी करेंगे। आप देखें जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, वाटर कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और तमाम जो कंसर्न लोग थे, जो ट्रीटी के भी थे, इसी तरह सारे लोग आए हुए थे, इंटरनेशनल लेवल से लोग आए हुए थे। बेसिकली उस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद ये था कि इंडिया को ये बताना था और दुनिया को ये बताना था कि अगर कल को हम अटैक करेंगे तो हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ठीक है, इंडिया जो है वो गलत कर रहा है। तो इसलिए लेकिन बाबर भाई उसमें बैलेंस ऑफ टेरर अगर कहें सवाए न्यूक्लियर के तो कोई नहीं, न्यूक्लियर के नहीं। देखें, आपके जब दरिया रोके जाते हैं या आपका रास्ता रोक दिया जाता है तो आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो भी करते हैं। इसके ऊपर इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी है, ये पानी के मसले ऊपर। ये मेंटली आप तैयार रहें, ये नहीं हो सकता कि ना हो, क्योंकि इंडिया ऐसे मानेगा नहीं। क्योंकि वो 10 में 2025 अभी DW पे एक डॉक्यूमेंट्री चली है पाकिस्तान के न्यूक्लियर से रिलेटेड। अब बात ये है कि ये वो ऑफशूट्स हैं जो बार बार हम फेस करते रहते हैं, क्योंकि जो ही कोई पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आएगा तो वहां पे आपके जो सज्जन दुश्मन है वो कोई और चीज करना शुरू कर देगा। मैं अब आता हूँ आपकी कश्मीर की जानिब। जो इलेक्शंस हुए हैं, देखिए 3 मरहलों में इलेक्शंस होने थे। राइट, एक मरहला जो है वो 27 को हो गया, दूसरा 2 अगस्त को है, तीसरा जो है 10 अगस्त को है। राइट, आप उस
कश्मीर के जो हमारा कश्मीर है, इसके डायनामिक्स आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं चूंकि कश्मीरी हूँ, ठीक है, हमारी एक नस्ल है, वो ठीक बात है, लेकिन आपने चूंकि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा, लेकिन मैं उसमें चीज़ें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो पोलिटिकल पार्टी यहाँ पे पाकिस्तान में जो भी पोलिटिकल या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो भी पोलिटिकल पार्टी हारती है, वो इल्ज़ाम लगाना चाहती है। उनके पास एक इल्ज़ाम होता है कि धांधली हुई है। अगर वो जीत जाए तो धांधली नहीं है, अगर वो हार जाए तो धांधली है। अब आप देखें कि अगर मीरपुर की बात की जाए डिवीज़न की, तो मीरपुर डिवीज़न जो है, एक तो आपने देखा है कि जो जितना कश्मीर है उनमें से वेल एस्टैब्लिश्ड है, और लोग जो हैं खुशहाल हैं, पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट भी उनका ज़्यादा है, और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, और ज़्यादा ओवरसीज कश्मीरी हैं आपके सामने। अब वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, और जब ये इलेक्शन होता है, आप खुद उधर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बरादरियाँ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, बरादरीज़म बहुत ज़्यादा, वोट पड़ते हैं। तो इसलिए इस बार ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, प्रोबेबली ड्यू टू द बायकॉट ऑफ द अवामी एक्शन, वो जो उन्होंने किया। अच्छा, बात ये, आप देखें इलेक्शन हुआ है, साफ हुआ है, शफाफ हुआ, आपके सामने है, आप वीडियोस लेके आए, आप वो सबूत लेके, आप देखें एक पार्टी के सरबराह आते हैं, वो आगे दूसरी पार्टी के सरबराह के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते। देखें, जलसा आपने भी किया, जलसा उन्होंने भी किया। आप देखें कि लोगों ने नून लीग को क्यों वोट दिया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिसकी भी फेडरल में हुकूमत होती है, आपको पता है, पीपल्स पार्टी की थी जब फेडरल में 2008 से रख के 13 तक, तो उस वक्त चौधरी मजीद वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद आपने देखा नून लीग की आई तो राजा फारूक बन गए, उसके बाद PTI आई तो आपने देखा कि कयूम न्याजी साहब बन गए। तो इसलिए जिसकी भी हुकूमत फेडरल में होती है, उसका इन्फ्लुएंस होता है कश्मीरी पे, और कश्मीरी जो है सोच के वोट देते हैं। अब देखें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय जो सेकंड मरहला है उसके ऊपर आना चाहिए। जो हमारा जो कश्मीर है, इसमें देखें दूसरे एक जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है, जॉइंट एक्शन कमेटी को जो 38 मुतालिबात थे उनके मान लिए गए, 2 मुतालिबात ऐसे थे जो नहीं मानने जा सकते। अब मैं हूँ जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से, आप देखें जो यहाँ पे कश्मीरी रह रहे हैं, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी। हम अपना घर छोड़ के आए, अपनी तमाम जायदादें वहाँ छोड़ के आए, मजबूरी से आए ना, खुशी से तो नहीं आए थे, या हमें निकाल दिया गया, आप जो भी इसकी बात कर लें। लेकिन बात यह है कि अब वो कहें कि जो 12 सीटें महाजरीन की वो भी ख़त्म की जाएँ, इनकी जो स्टेटस है वो भी ख़त्म किया जाए। क्यों स्टेटस ख़त्म किया जाए? इस बेचैनी का हल क्या है? इस बेचैनी का हल एक ही है। देखिए, जो आपका फंडामेंटल राइट होता है, जहाँ पे आपकी बर्थ होती है जिस बच्चे की, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उसको इसलिए नहीं डिनाई कर सकते कि उसका हक है, आप उससे हक छीन नहीं सकते। तो इसलिए इसके ऊपर ये हो सकता था, सोल्यूशन निकल सकता था, डिनाई नहीं कर सकते। सोल्यूशन ये निकल सकता था कि आप जो यहाँ पे, चूंकि ये पाकिस्तान से भी MPA बनते हैं, MNAs भी बनते हैं, सेनेटर्स भी बनते हैं, यहाँ पे भी उनकी चीजें होती हैं, तो आप उनको मेंबर तो रहने दें, लेकिन उनको मिनिस्टर ना बनाया जाए। इस तरह का कोई सोल्यूशन निकाल, तो सोल्यूशन जो है ना टेबल पे होता है, कोई नेगोशिएशन की जाए, कोई मुज़ाकरात किए जाए, कि लोगों को जो है ना एंगेज किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी थी ना, उसके पीछे अब देखें ना नई चीजें आना शुरू हो, भारतीय फंडिंग उसके पीछे, अब तो ज़ाहिर बहुत सारी चीजें आएंगी। भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर पे हम जंगें कर चुके हैं, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही फरमाया माजिद साहब। एक दफा आपके पास ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UN से हम चले थे, तो बात यह है कि अब बहुत सारे राइट्स हैं यहाँ पे, वीमेन राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, लेबर राइट्स हैं। आपको मालूम है कि GSP+ स्टेटस जो है उस पर डिस्कशन हो रही है कि प्रॉबेबली वो कहते हैं कि ख़तरा ये भी है कि ड्यू टू लेबर राइट्स की जो वायलेशंस है पाकिस्तान में, या चाइल्ड राइट्स की, तो उसकी वजह से प्रॉबेबली वो कहते हैं 2027 के बाद ये GSP+ हमारा स्टेटस जो है ना, वो शायद एक्सटेंड ना किया जाए। देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड, चूँकि अभी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल को कोई डिफरेंट सिचुएशन होती है, मुझे नहीं मालूम। ये अभी आपको पता है कि यही लेबर राइट्स के मसले पे, इन्हीं चाइल्ड राइट्स के मसले पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। 10% टैरिफ इम्पोज कर दिया उन्होंने। हम ऑलरेडी पिछले कोई 20-25 साल से, मैं हमेशा कहता हूँ, $30 बिलियन एक्सपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं। हमारे बड़े मसले मसाइल हैं। अगर GSP+ स्टेटस ख़राब होता है, या जैसे टैरिफ US ने लगा दिया है 10%, तो हमारी ज़ाहिर एक्सपोर्ट्स मुतासर होने का ख़तरा है। लेकिन असल बात यह है कि वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लेकर ये जो चाइल्ड राइट्स और लेबर राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। यहाँ तो ना वर्ल्ड लेवल पे कोई प्रोटेक्शन है, और हमारे यहाँ शायद उसकी वायलेशन हो रही होगी। डेफिनेटली जो रिपोर्टें आ रही हैं, क्या कैसे किया जा सकता है? बेग साहब, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मुझे थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिएगा, ताकि क्योंकि ये पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक। दुनिया में 2 ऐसे फोरम हैं अक़वाम के, यानी यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल ठीक, बीइंग अ यूनियन, सही, और अमेरिका, जो दुनिया में
अपने ताल्लुकात को बेस करता है अपने डोमेस्टिक कवानीन के नीचे। बिल्कुल ठीक। उसका जो भी ताल्लुकात बनेंगे आपके साथ, वो आपसे मांगेगा कि मेरे मुल्क के जो कवानीन है उसको आप फॉलो करें। अगर आपके कवानीन मेरे मुल्क के कवानीन से मुतज़ाद है तो मैं आपसे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सैंक्शन लगाऊंगा। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका हमें टियर 1, टियर 2, 3 पे रखा होता है कहीं ना कहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, कभी ह्यूमन राइट्स पे, कभी माइनॉरिटी राइट पे। यूरोपियन यूनियन ने भी एक लिस्ट बनाई हुई है। यूरोपियन यूनियन क्योंकि एक मुत्तहदा अक़वाम का एक ग्रुप है जो कि यूनानिमसली डिसाइड करता है, अपने डायरेक्टिव्स निकालता रहता है। ठीक। पाकिस्तान, अगर आपको याद हो तो ज़रदारी साहब के ज़माने में जब ये पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो हमारा रिवाइव कर गया था GSP, बिकॉज हमने यूरोपियन यूनियन को खुश किया 2 कवानीन बना के पाकिस्तान में रेटिफाई किया हमने 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन, ICCPR और CAT, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें कि ये 2 जो इंटरनेशनल कन्वेंशन आपने साइन किए, उसके इम्पैक्ट क्या आपके आया। आपको फिर अपने पुलिस रूल्स में चेंज करना पड़ा, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना पड़ा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक। उसमें एक लेबर भी है। ठीक। लेकिन उसके साथ साथ कैपिटल पनिशमेंट भी है, उस पे फोर्स कन्वर्जन भी है, वो ILO के पूरे लॉ है। फोर्स कन्वर्जन है, माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, ब्लास्फेमी लॉज हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, मिसिंग पर्सन है। वो ये आपको बावर कराता रहता है कि आपके मुल्क की ये सिचुएशन जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपसे ट्रेड करूं। बिल्कुल। तो ये जो आपने 2027 का कहा है, तो वो उसमें क्योंकि रिन्यूअल होनी है, नहीं, वहाँ पे एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने एक मौके पे तो ये भी सोचा कि ये जो लेबर राइट्स की और चाइल्ड राइट्स की वायलेशन है, इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का वो दे दिया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको विड्रा किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान में तो क्राइम है। ILO के नीचे जितने भी आपके लेबर लॉज हैं, ILO के नीचे बने हुए हैं ना सारे, उसमें आप चाइल्ड लेबर क्राइम है, आपके PPC में भी ये क्राइम है। बिल्कुल ठीक। तो ये क्राइम तो है, लेकिन जो इशू बनता है वो है इन्फोर्समेंट का, तो प्रोटेक्शन का इशू है। अभी आप देखें ना, रिसेंटली तो यहाँ पे हमारा जो ये जो लीगल फ्रेमवर्क है या लीगल सिस्टम है, ये क्या हमारी लेबर कोर्ट्स भी बनी हुई हैं सारी चाइल्ड, तो ये क्या प्रोटेक्ट कर रही हैं यहाँ पे? ये नहीं करती, नहीं प्रोटेक्ट नहीं करती। तो इसकी रिपोर्ट्स बनती है ना। आप देखें ICCPR के नीचे आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका सारा डाटा उसके अंदर जाता है कि इतने बंदे आपने मर्डर हो गए, इतने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, इतना पुलिस ने ये किया। CAT, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो आप लोगों को पकड़ के टॉर्चर करते हैं, उनकी पूरी लिस्ट वहां जाती है। बिल्कुल तो कैसे बचेंगे? सही। अब तरीकेकार ये है कि आपको, वो ये कहते यही है ना कि आपको अपनी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे, हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखना, दुनिया का अजीब काम हो गया। सही। इसी जमाने में चाइल्ड लेबर पे आपके सारे एग्रीमेंट कैंसिल हुए। बिल्कुल। 98 में, अगर आपको याद हो, तो नाइकी वगैरह ने, एडिडास वगैरह ने कहा कि हम पाकिस्तान से चीजें नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कस्टमर नहीं लेगा। तो दुनिया के मिजाज को समझना है। अगर आप ये सुस्ती करते रहेंगे, आपकी ट्रेड भी जाएगी, आपके तो बहरहाल इस फ्रेमवर्क को जो है ना ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इमरान अली साहब, सर आपके पास एक दफ़ा फिर आएंगे। ये बताएगा कि चाइना ने, हमारे चाइना के साथ इतने करीबी ताल्लुकात हैं, वैसे तो खैर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बताएगा चाइना ने गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी के नाम पे एक नई पॉलिसी वज़ा की और उसके तहत वो ट्रेड भी कर रहा है। अभी इस वक्त यानी लास्ट आउट गोइंग फिस्कल ईयर में आपको मालूम है कि 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसने इंडिया के साथ ट्रेड की है, और हमारे साथ तो वही 18, 19, 17 बिलियन डॉलर होती है। खैर, उसको छोड़ देते हैं। असल बात ये है कि ये जो अपर रिवेरियन, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये जो पानी का मसला है जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, और उसका आपको मालूम है कि अपर रिवेरियन जो है वो चाइना है इंडिया के लिए, हमारे लिए इंडिया है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो हम ये जो इंटरनेशनल वाटर वेज की भी बात करते हैं या इंटरनेशनल जो पानी का मसला है, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में चाइना एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पे बिठाने में, और इनके आपस में ये जो ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं, स्ट्रेन का शिकार हैं, परेशानी का बायस हैं, कोई और खुदा न खास्ता पानी पे जंग हो सकती है। क्या चाइना, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया को इस गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है ना इकट्ठे बिठाया और उनको एक वो मसले मसाइल जो देरीना मसले मसाइल हैं उनको भी हल में वो मदद दे, सपोर्ट करे?
देखिए, हम बिठाने की तो कोशिश शायद करें, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिया बैठेगा कि नहीं बैठेगा। बिठाने की तो कोशिश करेंगे वो, और देयरफॉर अब इस पे ये बिग क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया क्या ये अपने आप से मानेगा कि चाइना ने हमें पाकिस्तान और इंडिया को बिठाया। प्लस अभी रिसेंटली ट्रैक 2 वगैरह की बातें शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया अभी तक टॉक से बहुत दूर है। दोनों के हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, डेप्यूटीज यहाँ काम करते हैं यहाँ और वहाँ। तो अभी इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत खराब है। अच्छा, आपको यानी इंडिया की तरफ से खतरा है कि इंडिया पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन मैंने इसलिए असल में स्टार्ट ही इसी बात से किया था कि उनकी ट्रेड जो है आफ्टर दी टैरिफ वार, ये जो टैरिफ टर्माइल आया ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद, आपको मालूम है कि उनकी ये ट्रेड जो है वो कोई 85% बढ़ी है पहले से। और इसका मतलब ये है कि जब ये गुड नेबरहुड डिप्लोमेसी के ज़रिए वो ट्रेड को भी बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को भी बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से उस चीज को नहीं लेके आ रहे सामने, तो उनका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस भी तो चलता है। ये तो ट्रेडिंग वर्ल्ड है, ट्रेडिंग वर्ल्ड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड के अलावा कश्मीर है, पानी है, और एक दूसरे की इनका ऑपरेशन सिंदूर में जो मैं तो डिफीट ही कहूँगा, हालांकि डिबेटेबल है, डिफीट के बाद इनका जो गुस्सा है, इन्होंने पाकिस्तान में ये जो टेररिज्म है, ये इनकी प्रेजेंस तो इतनी नहीं है, लेकिन इन्होंने पैसे देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए। तो चीन के लिए मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान को बिठाना। ये मुश्किल से ठीक होगा, मुश्किल काम है ये अभी साहब कह रहे थे शायद कि जंग होनी है। मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की अगले 2 साल में 3 साल में कोई ना कोई जंग होनी है, खुदा ना खास्ता। एक और बात बताइएगा कि अमेरिका के मुतालिक मशहूर है कि उनकी जो भी पॉलिसी होती है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी जो भी पॉलिसी होती है बेसिकली वो अमेरिकन पॉलिसी होती है और अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए होती है। अभी पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी शुरू की है उसके तहत पाकिस्तान के चाइना के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका के साथ भी बड़े मिसाली ताल्लुकात पैदा हो गए हैं, और मिडल ईस्ट में हम एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट और बड़ा ब्रेक थ्रू हमने किया है। और इस वक्त आपको मालूम है कि मुस्लिम क्वाड या क्वाड ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़ की बात हो रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट में चला गया, अभी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद कुवैत हो गया। इसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि कतर, टर्की और शायद इजिप्ट, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके साथ भी कुछ हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए कि अल्टीमेटली हम जो है ना इतना बड़ा ब्रेक थ्रू करने के बाद डिप्लोमेटिकली इतने आगे चले गए हैं कि अब हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो मिडिल ईस्ट पे तो डेफिनेटली होगा और मुस्लिम वर्ल्ड पे भी होगा। जी होगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होगा, और वो लोग अमेरिकन को भी और पाकिस्तान को दोनों को यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये तो बात आपकी दुरुस्त है। जो पाकिस्तान ने इसमें काफी कामयाबी हासिल की, जो पाकिस्तान ने नहीं किया वो है कि पाकिस्तान ने इंटरनल रिफॉर्म नहीं की, पाकिस्तान ने अपनी इंटरनल पॉलिसीज को ठीक नहीं किया। जो कोई मुल्क एक्सटर्नल सिर्फ पॉलिसीज के बिना पर तरक्की और बड़ी मंजिलें तय नहीं कर सकता। जब तक आप इंटरनल रिफॉर्म ना करें, इंटरनल अपने इश्यूज को ठीक ना करें, अपनी चीज़ों को डिस्कस ना करें, उस वक्त तक आप सही मानों में ये जो इन्होंने फ्रेज मशहूर किया है मिडिल लेवल कंट्री वगैरह, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सर आखिरी बात, ये टाइम भी नहीं है, ये बताएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर हो रहा था तो इस्लामिक बम का बड़ा शोशा था। अभी मैंने एक रेफरेंस भी दिया DW पे, ये एक डॉक्यूमेंट्री भी चली। आप क्या समझते हैं कि वंस ये जो ईरान के साथ मसले मसाइल हैं ये ख़त्म होते हैं, आपको मालूम है कि कहाँ से चले हुए हैं, किधर जा रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान ये जो मुआहदे कर रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान का कोई ये क्वाड भी हो रहा है, तो इस्लामिक बम का एक और शोशा तो नहीं आ जाएगा, पाकिस्तान पे प्रेशर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, इस्लामिक बॉम्ब की बात करेंगे, प्लस जब क्वाड बनेगा, अगर क्वाड बना तो उस पर बहुत शोर मचेगा। तो मुमलिकतों को शोर बर्दाश्त करना पड़ता है,
ये लोग करेंगे बकवास। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत टाइम दिया आपने डॉक्टर साहब। और बाबर भाई बहुत मेहरबानी, मुझे कहा जा रहा है टाइम ख़त्म हो गया। माजिद भाई बहुत मेहरबानी, आपने बहुत टाइम दिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो किधर खड़े हैं, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहाँ खड़ी है, और तीसरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के, और पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड के, और पाकिस्तान के दूसरी वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। क्या आने वाले दिनों में कोई हम बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान कोई एक बड़े मिशन में कामयाब हो जाएगा। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तरक्की करें। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।